तो जेएस मिल जो है यूटिलिटेरियन है। बेंथम का हिडोनिज्म यूटिलिटेरियन में परिपक्व हो गया है, और उस समय तक इनके जो बाप थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाल कर छोड़, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से, और अंग्रेज़ों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके हिंदुस्तान का पावर अपने आप गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने ले ली थी। तो इन्होंने अपने लड़के को, जेएस मिल को, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक नौकरी तो दिलवा दी थी, लेकिन जब ये अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी और अपना राज्य ले लिया तो कंपनी की नौकरी छूट गई। तो जेएस मिल जो थे वो स्वतंत्र अपना काम करने लगे फिलॉसफी का। तो जेएस मिल का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो उन्होंने बेंथम का जो क्रूड प्लेजरवाद था, सुखवाद था, उस सुखवाद को उन्होंने संभालने की कोशिश की। दूसरे, चूँकि मिल ऐसे एरिया से आ रहे थे जहाँ फ्रीडम की बात होती थी, तो उन्होंने वो जो रिजिड सिस्टम थे वो सोसाइटी उससे लॉजिक से भी निकाल दिए। एरिस्टोटल का लॉजिक बड़ा रिजिड है, बहुत रिजिड है, और ये लिबरल आदमी हैं सारे के सारे, ये लिबरल आदमी रियलिस्ट हैं सारे, ये आइडियाज़ को नहीं मानते, आइडियाज़ की रियलिटी को। ये एम्पिरिसिस्ट है, जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, यही वर्ल्ड सत्य है, ये दुनिया के अंदर जैसी हमें चीज़ें दिखाई हैं सारे सत्य हैं। तो उसका कारण क्या था कि मिल जो थे वो ऐसे लोगों से निकल कर के आए थे जहाँ साइंस का बड़ा प्रभाव था। न्यूटोनियन साइंस भी चल रही थी, और भी नई नई साइंस में डिस्कवरी हो रही थी, नई नई चीज़ें निकाली जा रही थी। अब हमारे आदमियों पर एक बहुत बड़ा आदमी जिसने ग्रीक फिलॉसफी की हिस्ट्री लिखी है, उसने यही आरोप लगाया, इंडिया की फिलॉसफी मिथ से भरी हुई है, मिथिक, पौराणिक। इसलिए कोई भी इन्वेंशन हो जाए साइंस के फील्ड में, ये उस इन्वेंशन उसको मानते ही नहीं, ये अपनी पुराण को ही मानते रहते हैं। जैसे उसने कहा कि सन स्टेशनरी है, सन चक्कर नहीं काटता पृथ्वी का, ये वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया है। ऊपरनिकस के ज़माने से, उस ज़माने से लेकर अब तक सारे ये मानते हैं। लेकिन कहते हैं, इंडियन कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि संक्रांतियाँ होती हैं, सूरज अलग अलग राशि से, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, ये मकर संक्रांति हो गई। अब सूर्य दूसरी राशि में जाएगा तो वृक्ष संक्रांति हो गई, ये बैसाखी की संक्रांति हो गई। तो कहते हैं दे स्टिल बिलीव कि सूरज घूम रहा है। तो ये साइंटिफिकली इंडियन फिलॉसफी में कुछ साइंस जो है ना ज़रा सी भी नहीं घुस पाती, जबकि सारी वेस्टर्न फिलॉसफी जो है उसमें ये है कि जब भी साइंस ने कोई इन्वेंशन की, इन्होंने थिंकिंग को उसके हिसाब से डाल लिया। अगर उन्होंने कहा कि 9 प्लैनेट नहीं है, एक जिसको तुम प्लैनेट मानने पर, तो वहाँ के लोग जो हैं सारे वेस्टर्न थिंकर, वो तो कहेंगे 8 ही प्लैनेट हैं। लेकिन इंडियन क्या कहेगा, नहीं जी हमारे शास्त्र में 9 लिखे हैं, चाहे हो या ना हो, हम तो 9 ही मानेंगे। तो इंडियन में साइंस जो है घुस नहीं पाती इंडियन फिलॉसफी में। इंडियन फिलॉसफी इसलिए साइंस से दूर रह करके मिथिक, पुराण। अब ये जो थे मिल, ये आए थे साइंस से निकल करके, तो साइंस में वो एब्सोल्यूट वगैरह कहाँ है, हेगल के कहते। तो इन्होंने इंडक्शन को, साइंटिफिक लॉजिक जो है जिसको कि बेकन ने दिया था, उस इंडक्टिव लॉजिक को इन्होंने और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। और उन्होंने सबसे पहले एरिस्टोटल के, तो 3 फील्ड हैं जिसमें मिल का कंट्रीब्यूशन है। एक फील्ड तो है यूटिलिटेरियन का, बेंथम ने जो दिया था लॉ, उसको यूटिलिटेरियन बना दिया पूरा, इसलिए इनकी थ्योरी यूटिलिटेरियनिज्म कहलाती है, हिडोनिज्म नहीं कहलाती। दूसरा, इन्होंने लॉजिक में बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन दिया है। और तीसरा है पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी का। उसमें लिबर्टी में हम केवल लिबर्टी की बात करेंगे, बाकी इनको स्टेट की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस का फील्ड है। तो अब सबसे पहले हम लॉजिक में देखते हैं। लॉजिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉजेलिटी की। तो मिल चूँकि साइंस से आ रहे हैं निकल करके,
तो मिल ने सबसे पहले कहा कि अव्वल तो ये बताओ कि कॉज क्या है। कॉज कोई एक तत्व नहीं है, कॉज कोई कांट की तरह हमारे माइंड की कैटेगरी भी नहीं है कि हमारे माइंड में लाइनें बनी हुई हैं जी, जो भी नॉलेज आएगी वो कॉज के द्वारा होकर आएगी। अगर कॉज के द्वारा नहीं आएगी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। 12 कैटेगरी बनाई है अंडरस्टैंडिंग की, आदमी समझ ही नहीं सकता अगर कॉज एंड इफेक्ट के रूप में नहीं लाओगे। तो मिलने का माइंड में कोई कैटेगरी वगैरह नहीं है, ये सारी कैटेगरी इस नेचर में है। नेचर को समझने की कोशिश करो तो इन्होंने कॉजल लॉ को बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि कॉजल लॉ पे सारा झगड़ा चल रहा था, ह्यूम ने इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था कि कॉजल लॉ तो है ही नहीं, नॉलेज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मिल जो है वो खड़े हुए, इन्होंने कहा कि मैं उस इंडक्टिव लॉजिक को, जो एरिस्टोटल का लॉजिक है बड़ा रिजिड है, और उसमें जो पहला वाक्य है उस वाक्य को टेकन फॉर ग्रांटेड ए प्रायोरी मान लेते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल। भाई तुमने कैसे कह दिया ऑल मैन नॉट? तो इन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए 2 चीज़ें बनाई। एक तो थ्योरी ऑफ काइंड, ये काइंड की थ्योरी थी, डिफरेंट काइंड की चीज़ें हैं। जब आप ऑल का शब्द लगाते हो तो जैसे उन्होंने कहा कि आपने कहा ऑल क्रोज आर ब्लैक, अब आपने सारी दुनिया के क्रो तो देखे नहीं। आप किसी प्लैनेट, ऐसे प्लैनेट पर गए जहाँ सूरज के सारे जितने भी कलर हैं उन सबको वो वापस फेंक देते हैं, तो वहाँ क्या रहेगा? वहाँ काला वाला कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ तो हर चीज़ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगी। तो वहाँ सफ़ेद कौवा दिखा रहेगा। अब आपने 1 साल तक काले कौवे देखे, यहाँ एक इंस्टेंट ऐसी मिल गई, क्रूशल इंस्टेंस, कि एक कौवा सफ़ेद मिल गया तो आपकी सारी थ्योरी ख़त्म हो गई। ऑल क्रोज आर ब्लैक, और ये कौवा कहाँ से आ गया? तो मिलने कहा कि हमें काइंड बनानी पड़ेंगे, हमें कहा ब्लैकनेस जो है वो एक्सीडेंट है या प्रॉपर्टी है। अगर एक्सीडेंट है तब तो हम ऑल क्रोज नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कौवे हो सकते हैं। जब जो कौवे हमने देखे हैं वो क्रो, वो काले हैं, बाकी सफ़ेद भी हो सकते हैं। लेकिन आप उसको काइंड बनाओ, ये कौवे की प्रॉपर्टी है काला होना, इसलिए अगर कोई सफ़ेद दिखाई देगा हमें, उसकी सारी चीज़ें कौवे से मिलती हैं लेकिन कलर नहीं मिलती, तो हम कहेंगे कि ये उस काइंड का, जो काइंड हमने उसका मेंबर नहीं है, ये इस काइंड का अलग ही काइंड है। उसका नाम हम कौवा नहीं रखेंगे, हम कोई और कोकिला रख देंगे, कुछ और कबलिया रख देंगे, कुछ भी रख दें। तो कौवे की हम प्रॉपर्टी बनाएंगे इसको, तब जा कर के हम यूनिवर्सल लॉ लगा सकते हैं। और जब यूनिवर्सल लगाएंगे तो ये जनरल प्रोपोजिशन नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी? गिवन एनी थिंग इन दिस यूनिवर्स, इफ़ इट इज़ क्रो देन इट इज़ ब्लैक। अगर ये कौवे की काइंड में आता है, कौवे की क्लास में आता है, तो ये ब्लैक हो। अगर ये कौवा है तो फिर ये ब्लैक ही होगा, अगर ये कौवा नहीं है तो सफ़ेद भी हो सकता है। तो इन्होंने उसको सारे को बता दिया कि वो जो जनरल प्रोपोजिशन है वो कहाँ से आपने बनाई, ऑल मैन आर मॉर्टल। जनरल प्रोपोजिशन बनाने का कोई, तो उन्होंने कहा इंडक्टिव मेथड ही केवल लॉजिक में, साइंटिफिक मेथड ही, ऑब्जर्वेशन का मेथड है, ये वैलिड मेथड है। बाकी जो है वो तो आपने सपोज कर लिया कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज़ मैन देयरफॉर सोक्रेटिस मॉर्टल। अगर आपको एक भी आदमी ऐसा मिल गया जो मॉर्टल नहीं है, सारा जनरल लॉ ख़त्म हो गया आपका तो। और हमारे यहाँ तो हैं ऐसे आदमी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विवेचना कृपा परशुरामस्य ये सप्ततेता मोक्ष चिरजीवना, ये अमर हैं, अश्वत्थामा अमर हैं। तो आप कैसे कह दोगे ऑल मैन आर मॉर्टल? बलि, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, बलि मॉर्टल है, तो फिर आप ये लॉ कैसे कह दोगे? लॉजिक वाला जो लगाया है लॉजिक ने कि ऑल मैन आर मॉर्टल। तो भारत में तो ऐसे बहुत केस हैं जो इमॉर्टल हैं। तो मिल कह रहे हैं कि आपका जो
पहला लॉ है वो जो आपके प्रोरी वो आपकी मान्यता पर आधारित है, कोई लॉजिकली नहीं है। लॉजिकली साइंटिफिकली वही होगा जो इंडक्शन पर, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हम उसी लॉ को मानेंगे जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आएगा। तो काइंड का जो इन्होंने थ्योरी दी है, डिफरेंट काइंड्स, जिनकी प्रॉपर्टियाँ डिफरेंट हैं वो अलग काइंड है, और जिसकी प्रॉपर्टी दूसरी तरह की वो अलग काइंड है, एक नहीं हो सकते। तो एक तो मिल का ही बड़ा योगदान है। दूसरे उन्होंने कॉज की डेफिनेशन दी कि आप जो भटकते रहे हो, आप समझते हो कोई एक तत्व है वो किसी दूसरे तत्व का कॉज है। कॉज कोई एक तत्व नहीं है, कॉज और कंडीशन अलग अलग चीज़ें हैं। आप कंडीशन को कॉज मान लेते हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ आदमी कहते हैं कि गेहूँ जो है वो पौधे का कारण है। एक बोतल में मैंने गेहूँ भर के रख दी, 1 साल बाद आया कोई पौधा नहीं होगा, तो गेहूँ पौधे का कारण नहीं है। फिर आपने कहा कि सूरज की रोशनी पौधे का कारण है, जन्म जो पौधे फूटते हैं। तो गेहूँ मैंने रख दिए और सूरज की रोशनी में डाल दिए। 6 महीने बाद देखा गेहूँ वहीं सूख रहे थे, कोई पौधा नहीं निकला। फिर मैंने कहा इसमें पानी डालो थोड़ा सा, और पानी डाल करके उनको अंधेरे कमरे में रख दिया। गेहूं को पानी में डाला और अंधेरे कमरे में रख दिया, तो अंकुर छोटे छोटे तो फूट गए, लेकिन पौधा नहीं बना गेहूं का। तो हमने कहा ये पानी था, ये भी कॉज नहीं है। तो मिल ने इसको क्लियर कर दिया कि कॉज जो है कोई माइंड में ग्रूव नहीं है, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं कि कॉज में, बल्कि आप गलती इसलिए कर रहे थे कि कॉज इज़ नॉट ए पर्टिकुलर थिंग, कॉज इज़ द कलोकेशन ऑफ वेरियस कंडीशंस। जब वो कंडीशन मिल जाती हैं तो वो कॉज बन जाता है, जब वो कंडीशन नहीं मिलती तो वो कॉज नहीं बनता। तो कॉज की डिफिनेशन दे दी। किसी एक वस्तु को आप कॉज नहीं कह सकते कि ये वस्तु कॉज है इस चीज़ का। बहुत सारी कंडीशन को, कहीं 5 कंडीशन मिलेंगे, कहीं 3 मिलेंगे, कहीं 7 मिलेंगे, तब जा कर के उससे वो इफ़ेक्ट पैदा होगा। तो कहते हैं ये कहाँ से लोगे आप, ये प्री सपोजिशन नहीं है कांट की तरह से, ये नेचर से देखोगे। कहते नेचर में हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, तो जो आप जिस चीज़ को आप कॉज बताते थे वो उससे इफ़ेक्ट नहीं पैदा हुआ। और जब हमने सबको मिला दिया, कोलोकेशन कर दिया उनका, तो कोलोकेशन ऑफ द कंडीशन बिकेम ए कॉज। तो इस तरह मिल ने बहुत सारी चीज़ें, अभी तो मिल का काम साइंस में बहुत फील्ड है, साइंस के फील्ड में और यूटिलिटेरियन के फील्ड में, 2 ही फील्ड में हम देखेंगे। तो साइंस में, लॉजिक में बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका। चलिए अगला कंट्रीब्यूशन बाद में देखेंगे।